हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 20, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द जीके जीएस, वो सभी यहाँ पे कवर होंगे। अब इस पूरे बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा, तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा, साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी आप यहाँ पर समझोगे। जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, उनका भी डिस्कशन होगा एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब 2 फीचर्स ये हैं, पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोज़ को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि पर विज़िट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोज़ के साथ-साथ इनके पीडीएफ, नोट्स एंड साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट को अवेल करना है, बिना किसी एडवर्टाइज़मेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, साथ ही में रिकॉर्डेड लेक्चर्स को यहाँ पे देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पेड बैच यहाँ पे जॉइन करना है, जिसमें डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा एंड साथ ही में पूरा सिलेबस आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। और इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन दैट इज रवि स्टडीज ऐप, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको जीके जीएस के पेड वीडियो में ये सभी जो क्लासेस हैं, ये जो पूरा कोर्स है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण का उल्लेख किया और उसे परमाणु नाम यहाँ पर दिया था। तो अगर हम बात करें मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो पहले कहा जाता था दैट इज एटम, तो इसके बारे में जिक्र किया था किसने? ये किया था कनाद ने, यानी कि कन्नद ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम महर्षि कनाद की बात करें तो एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे, जिन्होंने लगभग आज से 500 ईसा पूर्व ये विचार दिया था और ये प्रस्तावित किया था कि सबसे छोटा कण किसी भी पदार्थ का, जो कि एक अविभाज्य कणों से बना है, उसको एटम कहते हैं। लेकिन बाद में ये थ्योरी यहाँ पे गलत होती है और एटम ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड होता है बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हम सबने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के, ठीक है। लेकिन पहले कहा जाता था कि सबसे छोटा कण किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का, वो क्या होता है? वो होता है परमाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। और इसी चीज की व्याख्या या इसी चीज का उल्लेख सबसे पहले ये किया था भारतीय एक दर्शन के वैशेषिक स्कूल के एक व्यक्ति, जिनका नाम था महर्षि कनाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम बात करते हैं कामरूप, तो इसी का ही नया नाम क्या हो जाएगा? असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो हम आज के समय में असम राज्य को देखते हैं, उसी को ही प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। और ये प्राचीन काल में असम का एक प्रारंभिक राज्य हुआ करता था, जिसे प्राग ज्योतिष या फिर प्राग्ञ ज्योतिष कामरूप के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो वहीं से ही इसका नाम था कामरूप, लेकिन आज के समय में हम इसी को जानते हैं असम राज्य के नाम से। ऐसे हमारे इतिहास में ऐसे कई सारे स्टेट्स या फिर ऐसे कई सारी सिटीज हुई हैं, जिनको हम पहले किसी और नाम से जानते थे, लेकिन आज हम उनको किसी और नाम से जानते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम समझे, पहले जैसे कोची को पहले हम कोचीन कहते थे, ठीक है? ऐसे ही पहले इलाहाबाद था, लेकिन अब उसको क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिनको प्राचीन समय में कुछ और कहते थे, लेकिन आज के समय में उनको कुछ और हम कहते हैं। तो उसी में ही आपको कामरूप ध्यान रखना है, कामरूप दैट इज़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि साहित्य के एक प्रमुख समर्थक, जिनका नाम है राजा भोज, ये किस राजवंश से जुड़े हुए हैं? तो अगर हम राजा भोज की बात करें, तो साहित्य के एक प्रमुख समर्थक है, जो कि परमार राजवंश से जुड़े हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है राजा भोज, ये मालवा क्षेत्र पर शासन किया करते थे और लगभग 11वीं शताब्दी के एक भारतीय राजा थे, ठीक है। एंड इसमें इनका काफी योगदान था, काफी इनके जो साहित्यिक और इनकी सांस्कृतिक जो उपलब्धियाँ थी, उनके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। और आज से लगभग 1010 से 1055 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल यहाँ पे हुआ करता था। तो साहित्य के प्रमुख समर्थक, जिनका नाम है राजा भोज,
इनका संबंध है परमार राजवंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इनका जो पूरा एरिया आता था, तो जो मालवा क्षेत्र वाला शासन है, मतलब मालवा क्षेत्र वाला जो रीजन है, वहां पर ये शासन किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण ये किसने करवाया था? तो सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली जो शाही सड़क है उसका निर्माण ये करवाया था शेर शाह सूरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यही जो शाही सड़क थी उसी को ही प्राचीन समय में जानते थे सड़क ए आजम के नाम से। तो सड़क ए आजम के नाम से जानते थे शाही सड़क को, लेकिन आज के समय में इसी को ही हम जानते हैं जीटी रोड के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रैंड ट्रंक रोड। और ब्रिटिश शासनकाल में इसी का नाम चेंज होके हुआ था जीटी रोड, ठीक है। और लेकिन पहले इसको कहते थे शाही सड़क या फिर सड़क ए आजम, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसको जो निर्माण करता है वो हो जाएंगे शेर शाह सूरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि गुरु शिखर ये क्या है? तो अगर हम बात करते हैं गुरु शिखर की, तो ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली रेंज की बात करें तो इसी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर। और गुरु शिखर ये राजस्थान में पड़ती है, तो डेफिनेटली ये राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कहलाई जाती है। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा सिरोही जिला, हमने माउंट आबू को डिस्कस किया था, जहाँ पे एक फेमस दिलवाड़ा जैन टेम्पल है, ठीक है। तो वहीं पर ही जो माउंट आबू के पास में एक पर्वत श्रृंखला है, उसी के पास में ही सिरोही जिले में ये यहाँ पर पड़ती है ये शिखर, ये चोटी, दैट इज गुरु शिखर। तो आपसे पूछे अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, देन योर आंसर विल बी गुरु शिखर। और ये कहाँ पर लाई करती है? तो ये लाई करती है बेसिकली राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रबिया उद दुरानी के नाम से किसे जाना जाता था? तो अगर हम बात करें रबिया उद दुरानी के नाम से, तो ये मुगल साम्राज्य में जो औरंगजेब थे उनकी पत्नी का नाम हुआ करता था रबिया उद दुरानी। हालांकि उनका ओरिजिनल नाम तो दिलरास बानो बेगम था, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद में इनको रबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसलिए दिलरास बानो बेगम को ही हम जानते हैं रबिया उद दुरानी के नाम से, जो कि औरंगजेब की पत्नी हुआ करती थी। और उनके मरणोपरांत उन्हें ये उपाधि यहाँ पर दी गई थी बाय द नेम ऑफ रबिया उद दुरानी। और इन्हीं के नाम पे एक मकबरा भी यहाँ पे बना था, जिसको हम बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं, जिसको दक्कन का ताज भी कहा जाता है। अब आप लोगों ने कमेंट करके ये बताना है कि जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और इसी को ही दक्कन का ताज भी कहा जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रउफ ये किस राज्य या फिर यूटी से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? तो अगर हम रउफ फोक डांस की बात करें तो ये बेसिकली रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रउफ बेसिकली जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और ये मुख्य रूप से जो वसंत ऋतु और जो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो उत्सव होते हैं, उनके दौरान में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्टली आपसे यही पूछेंगे कि या तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का एक काफ़ी फेमस लोक नृत्य, या फिर आपसे ये पूछेंगे कि रउफ ये किस राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य या फिर लोक नृत्य है, मतलब किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। देन आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। और ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत में स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक घोषणा ये कब हुई थी? तो हमारे भारतीय इतिहास में कुछ डेट्स ऐसी होती है जो कि डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं भारत में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी आधिकारिक घोषणा ये 1905 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आपको 7 अगस्त यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी घोषणा यहाँ पर होती है स्वदेशी आंदोलन की। और ये घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का जो विभाजन उन्होंने किया था 1905 में, उसकी घोषणा के विरोध में की गई थी। तो आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन की डेट, तो आपको 7 अगस्त 1905 ध्यान रखना है। और 1905 ये वही ईयर है जब कांग्रेस सॉरी, जो ये बंगाल है इसके विभाजन की बात यहाँ पर करी थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये है बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन के द्वारा। अब एक आता है यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये कब हुआ था, इसका आंसर आपने मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ईयर है ये भी, और इसी के आसपास है। तो ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उसमें 7 अगस्त और 1905 स्वदेशी आंदोलन,
ये आपने मुझे याद करके बताना है। मतलब ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा त्रोसुकुम समई ये प्रसिद्ध त्योहार बेसिकली किस राज्य के लोगों के द्वारा एक समृद्ध फसल के रूप में के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। तो शोकुम समाई की बात करें, ठीक है? ये यहाँ पे जो तय है ना, ये टी है, ये साइलेंट रहेगा। तो शोकुम समई की बात करें तो ये एक फेमस फेस्टिवल है जो कि मनता है कहाँ पर? तो ये बेसिकली मनाया जाता है नागालैंड के लोगों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो शोकुम समई ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जो कि नागालैंड राज्य के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे जनजाति आती है, एक ट्राइब आती है जिसका नाम है खियाम नियोंग, ठीक है? तो उनके द्वारा इसको मनाते हैं और ये काफ़ी एक फेमस फेस्टिवल है जो कि बेसिकली समृद्ध फसल के आशीर्वाद प्राप्त कर मतलब समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पूरे फेस्टिवल को यहाँ पे मनाया जाता है। तो शोकुम समई फेस्टिवल दैट इज़ रिलेट करना है आपको नागालैंड से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान दिल्ली की आधारशिला ये किसने रखी थी? तो अगर हम बात करते हैं 1911 में, तो 1911 के आसपास 1912 में लगभग यहाँ पे दिल्ली दरबार लगता है जब जॉर्ज पंचम आते हैं हमारे भारत में, ठीक है? तो उस समय में ही दिल्ली की आधारशिला भी यहाँ पर रखी गई थी और बाद में लगभग 1931 के अराउंड में लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन भी यहाँ पर किया था और इसी समय आप लोगों को याद होगा कि जब जॉर्ज पंचम हमारे भारत में आता है तो पहले जो हमारे देश की राजधानी करती थी कलकत्ता में, तो उसको ट्रांसफर किया गया था हमारे इधर दिल्ली दिल्ली में, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि अनाउंसमेंट हुई थी 1911 में लेकिन ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ये बाद में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी, तो आपको ध्यान रखना है सम्राट जॉर्ज पंचम का नाम और फिर उसके बाद में नई राजधानी की आधारशिला भी इन्होंने ही यहाँ पर रखी थी, ठीक है? तो ये आपको कुछ फैक्ट्स इसमें जो है वो ध्यान रखने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये किसने मनाया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो ये 1940 में 16 अगस्त को ये मना था मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1940 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था और इस पूरे दिन का उद्देश्य यहाँ पर था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र को बनाना, पाकिस्तान की मांग पर जोर देना और साथ ही में यह दिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनके नेतृत्व में घोषित किया गया था। तो 16 अगस्त 1940 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और अगर आपसे पूछे कि हर साल प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनता है, देन योर आंसर विल बी 16 अगस्त, 16 अगस्त, राइट? और ये मुस्लिम लीग ने बनवाया था। पर्पस क्या था इसका? पर्पस वही कि अलग पाकिस्तान की मांग, अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसने सलाह दी थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो अगर हम बात करें कि किसने ये सलाह दी थी, किसने एडवाइस किया था कि दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इस चीज की बात यहाँ पर करी थी महात्मा गांधी ने, जिनको फादर ऑफ नेशन के नाम से भी हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने ही कहा था जब हमारा देश आजाद हो जाएगा उसके बाद में जो ये आईएनसी है उसको यहाँ पे भंग कर देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करते हैं आईएनसी की तो इसकी फॉर्मेशन कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 1885 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है और इसकी फॉर्मेशन करने के पीछे जो महत्वपूर्ण हाथ यहाँ पर होता है, एयो ह्यूम का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एयो ह्यूम काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थी अगर हम बात करें आईएनसी की फॉर्मेशन को लेकर। और इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट में कई बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। फिर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो आपको आईएनसी से ध्यान रखना है क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। और ये बात किसने कही थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो आईएनसी है उसको यहाँ पे एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसको डिसबैंडेड कर देना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर करी थी महात्मा गांधी ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश किसके कारण यहाँ पे नीला दिखाई देता है? तो अगर हम बात करें स्काई क्यों यहाँ पे एक ब्लू कलर का अपियर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
ठीक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही जो ये पूरा आसमान है वो हमको नीला रंग का दिखाई देता है। तो जब भी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कुछ अणु या फिर धूल के कुछ छोटे-छोटे कण वो बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये आकाश है हमको वो पूरा ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप विबग्योर को देखोगे तो इसमें जो वॉयलेट कलर और लास्ट में जो इंडिगो ब्लू ये सब का जब मिश्रण बनता है तो इसी वजह से जो ये पूरा हमारा प्रकी मतलब आकाश है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड भी करती है। तो इसीलिए जो स्काई है वो ब्लू कलर का यहाँ पे अपीयर होता है एंड आंसर क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था यानी कि अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अगर हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, तो ये हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे संविधान में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने बाहर के अलग-अलग देशों से प्रेरित होकर अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो उसमें से एक नाम आता है संघीय व्यवस्था का या फिर फेडरल सिस्टम का, जो कि हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिया है। और इसमें क्या होता है फेडरल सिस्टम में? तो बेसिकली एक जो सेंटर होता है उसको एक मजबूत मतलब एक मजबूत की तरह से हम इसको पेश करते हैं। तो बेसिकली केंद्र सरकार यहाँ पे मजबूत होती है और बाकी जो शक्तियों का विभाजन यहाँ पर होता है बिटवीन दी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। तो जैसे कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर उसके नीचे जो ब्लॉक डिवीज़न होता है, विलेज डिवीज़न होता है, तो वहाँ पे विभाजन होता है हमारे शक्तियों का। और इसमें संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये हमने लिया है कनाडा से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश यहाँ पर करी थी? तो अगर हम बात करते हैं अशोक मेहता कमेटी की, तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की 2 स्तरीय यानी कि 2 टियर यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट होता है उसकी सिफारिश इन्होंने करी थी। हालाँकि अगर हम बात करें एट प्रेज़ेंट में हमारे देश में 3 स्तरीय व्यवस्था की जो है प्रावधारणा मतलब अवधारणा यहाँ पर है 3 स्तरीय की, जिसकी अवधारणा यहाँ पे दी थी किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है? तो 2 कमेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक है अशोक मेहता कमेटी और दूसरी है बलवंत राय मेहता कमेटी। दोनों का संबंध आपको पंचायती राज से याद रखना है। और अशोक मेहता ने 2 टियर अरेंजमेंट की बात करी थी और बलवंत राय मेहता ने यहाँ पे 3 टियर अरेंजमेंट की यहाँ पे जो है सिफारिश करी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो 2 टियर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने मंडल पंचायत की बात करी थी, साथ ही में जिला पंचायत की सिफारिश यहाँ पे करी थी। और पंचायती राज भी कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, भाग नंबर ये 9 में आता है। आर्टिकल की बात करें तो 243 से लेकर 243 ओ के बीच में आपको पंचायत के प्रोविजंस मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज मतलब पंचायती राज यहाँ पे लागू हुआ था राजस्थान जिले में, नागौर मतलब राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है? और इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स यहाँ पे होता है तो उसमें आपको 1992 में जो अमेंडमेंट्स होते हैं 73rd एंड 74th, तो एक यहाँ पे पंचायत से होता है, दूसरा यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी से होता है। तो वो दोनों अमेंडमेंट पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो याद रहेगा अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी बोथ आर रिलेटेड विद दी पंचायती राज। अशोक मेहता 2 टियर है, बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टियर है। बाकी जो ये फैक्ट्स हैं वो आपको उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि किसे भारतीय संविधान के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के सुलेखक इसके रूप में जानते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इन्होंने ही एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी यहाँ पर करी थी, काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानों के लिए आवाज की सुनने की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है? तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो एक रेंज होती है उसको ही हम ऑडिबल रेंज के नाम से जानते हैं। और जो इंसान है वो इसी रेंज के बीच में आवाज को सुन पाते हैं। इससे पहले 20 से कम की बात करें तो उसको हम यहाँ पे इंफ्रासोनिक की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम अल्ट्रासोनिक जो रेंज होती है वहां पे इसको कंसिडर करते हैं। तो इंसानों की सुनने की जो आवाज होती है, जो ऑडिबल रेंज होती है, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, दैट इज ऑडिबल रेंज, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि दादरा और नागर हवेली ये महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो अगर हम बात करते हैं दादरा और नागर हवेली, तो ये आपको महाराष्ट्र और गुजरात इसके बीच में देखने के लिए मिलेगा।
तो ये है गुजरात स्टेट और यहाँ पर नीचे है महाराष्ट्र स्टेट। तो इसी के बीच में आपको ये दादरा नागर हवेली और इनफैक्ट ये दमन एंड दीव, ये अभी तो कंबाइन हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में आपको मिलेगा क्या? दादरा एंड नागर हवेली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ ये शामिल है? तो अगर हम बात करें राइट टू लाइफ की, तो ये आपको आर्टिकल नंबर 21 में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसमें काफी सारे प्रोविजंस है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे आते हैं, तो वो आपके सारे आर्टिकल 21 में ही शामिल होते हैं, जिसमें से एक आता है राइट टू लाइफ का। ठीक है, तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, बेसिकली इसका पूरा नाम यहाँ पे आएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो दो आर्टिकल हमारे आते हैं वो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कमेंट करके कि आर्टिकल 21 के अलावा वो कौन सा आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 21, तो ये भारतीय नागरिक और भारतीय नागरिक के अलावा गैर नागरिकों दोनों के लिए ही यहाँ पर उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत में संविधान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया ये हर साल बनता है 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को यहाँ पे अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार होके यहाँ पे अपनाया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। अब ये अपनाया गया था 26 नवंबर को, लेकिन ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? यहाँ पर बनता है रिपब्लिक डे। ठीक है, गणतंत्र दिवस। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्न में से किस निधि का उपयोग भारत सरकार के द्वारा आपातकाल या फिर आपदा की स्थिति में किया जाता है? तो जब भी कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई डिजास्टर्स हो, तो उस कंडीशन में कौन सा फंड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इस्तेमाल करेगी? तो उस फंड को कहते हैं कंटिजेंसी फंड, यानी कि आकस्मिक निधि। तो जब भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई भी डिजास्टर्स होता है, तो उस कंडीशन में जो पैसा कंटिजेंसी फंड में होता है वही इस्तेमाल किया जाता है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, गोबी रेगिस्तान ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो अगर हम गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल की बात करें, तो ये आपको एशिया में देखने के लिए मिलेगा, और बेसिकली जो चाइना और मंगोलिया है उसके बॉर्डर पे आपको ये पूरा रेगिस्तान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज एशिया। तो ये अपना देश भारत है, और इसी के ऊपर आपको हिमालय और यहाँ पे चाइना और मंगोलिया के बीच में ये यहाँ पर आपको गोबी रेगिस्तान देखने के लिए मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ये था कि गोबी रेगिस्तान दो देशों की सीमाओं को अलग करता है बेसिकली, तो इसमें एक है चीन, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जाएगा यहाँ पे मंगोलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्न में से कौन सी नदी मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो अगर हम बात करें कि मेनली कौन सी रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका से फ्लो करती है, तो उसमें यहाँ पे नाम आ जाएगा ऑरेंज रिवर का। तो ऑरेंज रिवर यहाँ पे बात करें तो बेसिकली ये जो दक्षिण अफ्रीका है वहां से ये बहती है, और दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी में से एक यहाँ पर ये मानी जाती है। तो इसमें ऑरेंज रिवर आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आप इसमें समझ जाओगे कि कैसे ये पूरा दक्षिण अफ्रीका को कवर करते यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी ध्यान रखनी। इसके अलावा अगर हम बात करें नाइजर नदी, तो नाइजर नदी ये आपको पश्चिम अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्गो रिवर की, तो कॉन्गो रिवर आपको मिलेगी मध्य अफ्रीका में। ठीक है, सारी वैसे तो अफ्रीका की ही है। और इसके अलावा बात करें नाइल रिवर की, तो ये उत्तर पूर्वी जो अफ्रीका है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर हम दक्षिण अफ्रीका की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो यानी कि साउथ अफ्रीका की, तो उसमें ऑरेंज रिवर को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार की बात करें, हमारे देश का एक नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग कंट्री है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं म्यांमार इनमें से किस स्टेट के साथ में अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो आप देखोगे इसमें यहाँ पे म्यांमार की लोकेशन, तो इसमें आप देखोगे कि म्यांमार जिनसे अपनी सीमा को साझा करता है, तो उसमें नाम आते हैं अरुणाचल प्रदेश का नाम,
साथ ही में यहाँ पे नागालैंड और यहाँ पे कुछ हिस्सा मणिपुर का और इधर यहाँ पर मिजोरम का। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे ये पूरा आपका म्यांमार यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें असम जो है वो अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है विद दी म्यांमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें आपको इस स्टेट को ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर ई-बुक को परचेज़ करना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट दैट इज़ www.ravibooks.pdf.com पर विज़िट करना है। अगर आपको कोई भी बुक हमारे प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको विज़िट करना है www.raviaditipublication.com पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय द नेम रवि स्टडी ऐप। साथ ही में इंग्लिश मीडियम के चैनल को फॉलो कर सकते हो दैट इज़ रवि अदिति क्लासेस को, ठीक है? तो अब वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर होगा कि भारत के उत्तर में 3 पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिणी भाग जिसको हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो द सदर्न पार्ट ऑफ द 3 माउंटेन्स रेंजेस इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो उनमें से जो आपका आउटर हिमालय है उसको हम शिवालिक पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 3 यहाँ पे रेंजेस आती हैं, ठीक है? हिमालय और उसके अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे जो आती है दैट इज़ उसको कहते हैं शिवालिक पर्वतमाला यानी कि शिवालिक रेंजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 श्रेणियों में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ है वो दिए जा चुके हैं, तो आप लोगों को उनके नाम भी ध्यान रखने हैं। 2025 में किस-किस को मिला है? 6 कैटेगरी में मिलता है। एक तो यहाँ पर होगा लिटरेचर, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री। इसके अलावा अगर हम बात करें पीस प्राइज़ और एक मिलता है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में। लेकिन जिसमें नहीं मिलता है वो मिलता है किसमें नहीं मिलता है? मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है। तो इसमें आपको पीस प्राइज़ ध्यान रखना है, लिटरेचर ध्यान रखना है, फिजिक्स ध्यान रखना है, फिजियोलॉजी ध्यान रखना है, केमिस्ट्री ध्यान रखना है और साथ ही में यहाँ पे इकोनॉमिक्स ध्यान रखना है। तो मैथमेटिक्स नहीं मिलता है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौली की संधि पर ब्रिटिश और डैश के बीच में यहाँ पर की गई थी। तो अगर हम बात करें शाहगोली की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सागोली, तो ये बेसिकली ब्रिटिशर्स और साथ ही में जो नेपाल के गोरखास थे उनके बीच में इसको किया गया था और ये संधि होती है साल 1815 से 1816 के बीच में, ठीक है? तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 1815 से लेकर 1860 के बीच में और ये ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड साथ ही में जो गोरखा थे नेपाल में उनके बीच में ये की गई थी और इस संधि के तहत नेपाल ने अपने कई क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था और काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी प्रदेशों पर भी अपने दावों को छोड़ दिया था। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि ये संधि कब हुई थी, 1815 से 16 के बीच में आपको ध्यान रखना है। साथ ही में किस-किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स और नेपाल में स्पेसिफिकली गोरखा आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दाचीग्राम नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो दाचीग्राम की बात करें तो ये आपको बेसिकली जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये होगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये बेसिकली जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है उसी के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत में भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI इसकी स्थापना यहाँ पर करी थी? तो अगर हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1997 के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि जो TRAI है यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी एट प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसकी स्थापना वर्ष क्या होगा? स्थापना वर्ष होगा 1997 और जो एक्ट यहाँ पर आता है दैट इज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 और इसका उद्देश्य है दूरसंचार सेवाओं का विनियमन और साथ ही में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, ठीक है? तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम ये क्या था? तो पैटर्नल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मूलशंकर। इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824 में और इसीलिए अगर हम बात करें 12 फरवरी 1824 तो इसीलिए इस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती भी हम लोग मनाते हैं और इन्हीं का ही बचपन का नाम या फिर इनका पैटर्नल नेम ये हुआ करता था मूलशंकर, ठीक है? तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है।
और आपने कमेंट करके ये बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किसके यहाँ पे गुरु हुआ करते थे, ठीक है? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान में भारत के गवर्नर जनरल ये कौन थे? तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के दौरान में गवर्नर जनरल ये कौन थे, तो ये थे बेसिकली, इनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो लॉर्ड हार्डिंग ये जनरल हुआ करते थे भारत के एट द टाइम ऑफ फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर, जो कि हुआ था लगभग 1845 से लेकर 1840 के बीच में, ठीक है। डेट्स में कई बार कंफ्यूजन होता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स यहाँ पर होती है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भारत के गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर तो ये हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे नाम आता है किसका, ए बी पॉजिटिव का, ए बी का, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये तो है रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, अगर हम डोनर की बात करें तो इसमें ओ यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन यहाँ पे करता है, तो विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये यहाँ पे बात करती है किस चीज की, मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है यहाँ पे, जिसमें आपको यहाँ पे मिश्रण मिलेगा प्राइवेट और साथ ही में पब्लिक दोनों का, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, मिक्स्ड इकोनॉमी का। और रिसेंटली जो एग्जाम यहाँ पर आपके यूपी पुलिस के अंदर हुए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि जल तापक में प्रयुक्त कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो जो वाटर हीटर्स होते हैं, तो उसका जो कॉइल्स होते हैं, तो उसको बनाने में किस एलिमेंट का उपयोग यहाँ पर होता है। तो जो एलिमेंट यहाँ पे उपयुक्त होता है उसमें नाम आएगा किसका, नाइक्रोम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नाइक्रोम का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं वाटर हीटर को बनाने के लिए, जो कि बेसिकली निकल और क्रोमियम का मिश्रण यहाँ पे होता है, ठीक है। और नाइक्रोम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसका प्रतिरोध है, जो इसका रेजिस्टेंस है, वो काफी उच्च होता है, जो इसे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने के लिए काफी कुशल बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं कॉइल्स बनाने के लिए, जिन एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें नाइक्रोम आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये किस किस का मिश्रण होता है, ये मिश्रण होता है निकल और क्रोमियम का, जिसमें लगभग 80% तक निकल होता है और 20% तक यहाँ पे क्रोमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों, यानी कि जो 7 सिस्टर्स वाला जो हमारा पूरा एरिया है, उसमें किस समूह में साक्षरता दर ये सबसे अधिक थी। तो अगर हम बात करते हैं कि जो 7 सिस्टर्स थी हमारे है मतलब हमारी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मिजोरम है और जो त्रिपुरा है, उसकी साक्षरता दर ये सबसे अधिक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे बात करें आउट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स की, ठीक है, तो उसमें मिजोरम और त्रिपुरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर यहाँ पर है। तो भारत में पुरुष और महिला के बीच में जो लिटरेसी रेट है, उसमें कितने परसेंट का यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 16.68%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, 16.68%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जो जिला है दिबांग घाटी, वो किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दैट इज दिबांग घाटी, वो आपको अरुणाचल प्रदेश पे देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या फिर कोई विकास ना हो, तो वो क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्थिरता। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक कोई भी विकास ना हो या फिर बहुत ही कम विकास हो, तो उस स्थिति को हम यहाँ पे आर्थिक ठहराव या फिर हम स्थिरता यहाँ पे कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैग्नेशन, सॉरी नॉट स्टैगफ्लेशन, इट्स स्टैग्नेशन, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है, वो आपको किस शहर में देखने के लिए मिलेगा। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर
जो सी है वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना ये होती है 1971 में, ठीक है? तो 1971 और इसमें जो इसका हेडक्वार्टर दैट इज़ जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। हालाँकि जेनेवा का पास में ना एक छोटा-सा जगह है दैट इज़ कोलोनी के नाम से, स्पेसिफिकली वहाँ पर है, बट अगर आपसे पूछे इन जनरल तो वो जेनेवा आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि प्रसिद्ध आत्मकथा जिसका नाम है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया इस पूरी पुस्तक के लेखक यहाँ पर होंगे सैम पित्रोदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये है सैम पित्रोदा और इन्हीं की बुक का नाम है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, रिटन बाय सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग इंडिया ऑसम इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेकिंग इंडिया ऑसम इस पुस्तक के लेखक यहाँ पर आ जाएंगे कौन? इनका नाम है चेतन भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। काफी जाने माने राइटर है, काफी बुक्स इन्होंने यहाँ पर लिखी है और उसमें से एक बुक यहाँ पे और आते दैट इज मेकिंग इंडिया ऑसम, रिटन बाय दी चेतन भगत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में हर साल होली के दिन में प्रसिद्ध हाथी महोत्सव ये मनाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं हाथी महोत्सव की तो ये हर साल जयपुर शहर में मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये त्योहार होली से ठीक पहले जो फागुन पूर्णिमा है उस दिन मनाते हैं। तो हाथी महोत्सव जयपुर शहर में, राजस्थान के जयपुर शहर में। तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव यहाँ पे मनाती है? तो भगोरिया उत्सव की बात करें, बेसिकली जो भील भिलाला जनजाति है वो ये भगोरिया उत्सव यहाँ पे मनाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में जो झबुआ, धार, अलीराजपुर जो ये सब जिले हैं ना वहां पर मनता है, ठीक है? तो भगोरिया उत्सव बेसिकली ये मनता है भील ट्राइब के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है? तो फसल से जुड़ा हुआ त्योहार जो है इसमें से वो यहाँ पर हो जाएगा पोंगल त्योहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पोंगल तमिलनाडु में इसको मनाते हैं बेसिकली। इसके अलावा बाकी सब जो है वो कोई भी त्योहार से जुड़े हुए फसल नहीं है। बाकी पोंगल की बात करें तो इसको तमिलनाडु से आप लोगों को रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर होगा, लाइकेन के निर्माण के लिए शैवाल और कवक का जो सहयोग होता है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई या फिर फंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लाइकेन्स, तो ये एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा किस चीज का? दैट इज ये म्यूचुअलिज्म का, ठीक है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेसिकली ऑप्शन नंबर बी। तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, ठीक है? तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। इस संबंध में शैवाल प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, साथ में कवक उनको कवक जो है फिर वो कवक को दे देते हैं, और जबकि कवक जो है बदले में शैवाल को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये एक तरीके से दोनों का फायदा होता है। तो इसलिए यहाँ पे म्यूचुअलिज्म आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक घटक नहीं है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आएगा सॉइल। सॉइल की बात करें तो एक एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोषी स्तर, यानी कि जो संख्या का पिरामिड में जो पोषी स्तर है ना, मतलब जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जीवों की संख्या सबसे अधिकतम होती है? तो ये होती है प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो आपका यहाँ पर होगा, तो इसमें आपको प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक का नाम ध्यान रखना है। उत्पादक जैसे कि पेड़ वगैरह, तो इनकी सबसे ज़्यादा संख्या आपको मिलेगी संख्या वाले पिरामिड में, ठीक है? तो क्योंकि जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसकी आधारशिला यही बनाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो संख्या आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पे जीव मिलेंगे तो वो आपको प्रोड्यूसर्स में ही देखने के लिए मिल जाएँगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर वो आगे बढ़ते जाएँगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि चौथी शताब्दी में कालिदास के द्वारा रचित किस प्राचीन ग्रंथ के आरंभिक भाग में महाकाल मंदिर का वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है? तो ये आपको जो मेघदूतम यहाँ पे एक तरीके से जो रचित ग्रंथ है वहीं पर ही आपको प्राचीन ग्रंथ जो है महाकाल, इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब प्राचीन ग्रंथ जो है मेघदूत, उसमें महाकाल मंदिर का वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। और इसको किसने लिखा है? कालिदास ने इसको यहाँ पे लिखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे कि सबसे
पहले मृच्छकटिका तो इसको शूद्रक ने लिखा है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बात करें रघुवंशम की, तो इसको यहाँ पे कालिदास ने लिखा है। फिर बात करें बुद्ध चरित की, तो इसको अश्वघोष ने लिखा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कादम्बरी की, तो उसको बाणभट्ट ने यहाँ पर लिखा है, ना कि हर्षवर्धन ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपके 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? बेसिकली हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात करें, ये सभी क्वेश्चंस आपके कंज्यूमर्स के हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो आपको मिलेगी, तो वो प्रोड्यूसर्स, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे ना, वहाँ पर मिलेगी। तो इसलिए आपको इसमें उत्पादक ध्यान रखना है, ठीक है? सो ये थे 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, तो आपको उनके आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मेकिंग इंडिया ऑसम इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या फिर कोई विकास ना हो, वो क्या कहलाती है? तो उसको स्टेग्नेशन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज कि रऊफ ये किस राज्य या फिर यूटी से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हमारी बुक वेबसाइट की, तो इसमें आपको विजिट करना है www.raviaditi publication.com को। एंड साथ ही में पीडीएफ नोट्स के लिए आपको विजिट करना है www.ravibooks.pdf.com को। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स बाय रवि को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।